बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग 3D के बारे में समझेंगे। 3 डायमेंशन पर बहुत सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर में आए हुए हैं। लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर को डिस्कस किया था, ओनली पास्ट ईयर के क्वेश्चन किए थे, थ्योरी नहीं समझी थी। उसका भी एक वीडियो प्रिपेयर करेंगे जिसमें वेक्टर की थ्योरी होगी। आज मैं आपके लिए 3 डायमेंशन 3D लेकर आया हूँ और इसमें आप देखेंगे 23 जैन में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए और अप्रैल 23 में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। और बच्चों ये इसका क्वेश्चंस सिलेबस में जो जो लास्ट ईयर थे वो पूरा 3D का पोर्शन था, पर इस कमिंग ईयर में इसमें प्लेन कंप्लीट डिलीट हो गया बच्चों। प्लेन कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। अब आपको मेजर इसमें डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन और लाइन के ऊपर बेस जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी तरीके के क्वेश्चन है, वो आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। स्पेशली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन पर बेस्ड अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं आपको 3D में स्ट्रेट लाइन पर क्वेश्चन। देखिए बच्चों, जैसे सबसे पहले मैं आपको थ्योरी इसकी क्लियर कराऊंगा। देखो, अब इसमें जो मैंने अभी आपको ओरली बोलकर समझाया, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, स्ट्रेट लाइन और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन और डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आ गया और दो पैरेलल लाइनों के बीच का डिस्टेंस भी आ गया। ये आपका टॉपिक अब डिलीट है, इसीलिए मैंने यहां मेंशन किया है आपको क्या नहीं पढ़ना है अब आपको, ठीक है ना। और ये भी डिलीट है बच्चों, है ना। ओनली आपको इन 3 टॉपिक्स पे फोकस करना है अब आपको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी एंगल हो सकता है, ये एंगल बनाए, तो इन एंगल्स के कोसाइन को ही डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। इन एंगल्स के कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे बच्चों? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। इन्हीं को हम एलएमएन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और इनके स्क्वायर का सम कितना होता है बच्चों? 1। ये आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ओके, देखो बच्चों, इसको मैं साइन में चेंज करूं, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करें, तो ये रिलेशन आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। और अगर आप इन दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करें, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू -1। तो ये तीनों रिलेशन क्लियर रहने चाहिए। छोटे छोटे कंपटीशन एग्जाम में ये डायरेक्ट रिलेशन पूछ लिए जाते हैं बच्चों। दूसरी बात सुनिए, डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के क्या क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, या कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसके भी डायरेक्शन कोसाइन, एंड अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस
एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन, या अगर कोई लाइन उसके पैरेलल है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे 1 0 0। इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस ही है तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी 0 डिग्री, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री। उसे आप यहां पुट करेंगे तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिलेंगे 1 0 0। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको वाई एक्सिस के कैलकुलेट करने हैं तो ये बनेगा बच्चों 0 1 0। एंड डायरेक्शन कोसाइन आपको जेड एक्सिस के फाइंड आउट करने हैं तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन मिलेंगे 0 0 1। क्लियर बच्चों? देखो बच्चों, ये डायरेक्शन कोसाइन एंगल पर बेस्ड या इनकी डेफिनेशन पर बेस्ड है, पर अगर अपन ज्योमेट्री में देखें तो किसी लाइन पर अगर 2 पॉइंट्स हो, फर्स्ट पॉइंट x1 y1 z1 एंड सेकेंड पॉइंट x2 y2 z2, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन पॉइंटों से सबसे पहले जैसे हम वेक्टर कैलकुलेट करते हैं ए बी वेक्टर बी में से ए को माइनस करके, उसी तरह हमें डायरेक्शन रेशियो निकालने चाहिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी। तो डायरेक्शन रेशियो जैसे वेक्टर बनाते हैं x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, इनको स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता है तो इनसे डायरेक्शन कोसाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन सिमिलर यही चीज आएगी बच्चों, एंड सी अपॉन अगेन ये एल हो गया, वो एम हो गया और ये एन हो गया। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन क्लियर हुई, और कोऑर्डिनेट से डायरेक्शन रेशियो और फिर उससे कोसाइन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो आप लोगों को समझ में आया। क्लियर बच्चों? अगर वेक्टर में बात करें तो ये डायरेक्शन रेशियो एक वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी वेक्टर, और डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, उसी तरह डायरेक्शन कोसाइन में भी इनके स्क्वायर का सम कितना होता है 1। क्लियर? ये डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो होते हैं बच्चों। ठीक है ना? अच्छा, एक मैं कोलिनियर की कंडीशन और समझाता हूं आपको। अगर किसी लाइन पर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो, 3 पॉइंट्स हो मतलब कोलिनियर है या लाइन है लाइन, तो अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन पर हो तो उसके लिए क्या कंडीशन है, बहुत सारी कंडीशन है। वेक्टर में भी पढ़ा है आपने, क्रॉस प्रोडक्ट 0 या 2 वेक्टर प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, है ना, और इनके आईजे के कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होने चाहिए, बहुत सारी चीजें पढ़ी है आपने। और यहां मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं पहले dr कैलकुलेट करूंगा ए बी के, जो मिलेंगे आपको, सपोज करो a1 b1 c1, फिर dr कैलकुलेट करूंगा बच्चों में bc के या ac के, तो सपोज करो ये a2 b2 और c2। अब ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होने चाहिए, इसका मीनिंग a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर इस सिचुएशन को, ये पॉइंट्स या डायरेक्शन रेशियो फॉलो करेंगे तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, कोलिनियर हो जाएंगे। क्लियर? तो ये डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन पर बेस्ड थ्योरी है। अब मैं स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करता हूं बच्चों। देखिए स्ट्रेट लाइन इन 3D, 3D में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट and parallel to a vector and
पैरेलल टू अ वेक्टर, किसी वेक्टर के पैरेलल है, या पैरेलल टू अ लाइन, किसी लाइन के पैरेलल हो। मैं ऐसी एक लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करना चाहता हूं जो एक पॉइंट से पास होती है और किसी दूसरी लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो हर फॉर्मूले टू फॉर्म्स में लिखूंगा मैं, एक वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। देखो बच्चों, वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। आर वेक्टर है यहां पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ए वेक्टर वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, और बी वेक्टर है वो वेक्टर जिसके ये लाइन पैरेलल है, या उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन भी कह सकते हो जिसके ये लाइन पैरेलल है। तो बी वेक्टर को कह सकते हैं हम लोग यहां पैरेलल वेक्टर या डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल वेक्टर। इसी को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन बनेगी बच्चों, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। यहां x1 y1 z1 वो पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है, एंड ABC डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो या ये लाइन जिसके पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह किसी लाइन को हम लोग वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लाइन की इक्वेशन है। सपोज करो मुझे इस लाइन पर कोई पॉइंट कैलकुलेट करना हो, एनी पॉइंट ऑन एनी लाइन, किसी भी लाइन पर कोई भी पॉइंट कैलकुलेट करना हो तो इस लाइन के इक्वल में आप कोई कांस्टेंट एज्यूम कर लो, तो ये भी इस कांस्टेंट के इक्वल है, ये सेकंड टर्म भी और थर्ड टर्म भी। तो आप इन्हें इक्वल करके x, y और z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। x आएगा बच्चों a लैम्बडा प्लस x1, y आएगा b लैम्बडा प्लस y1 एंड z आएगा बच्चों c लैम्बडा प्लस z1। तो इस लाइन पर प्रेजेंट कोई भी पॉइंट आपके पास हो गया, a लैम्बडा प्लस x1 कॉमा बी लैम्बडा प्लस y1 कॉमा सी लैम्बडा प्लस z1। क्लियर? क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को ये? अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले एंगल्स पढ़ते हैं हम लोग, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसी पीछे वाले पेज पर ही पढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन, तो यहां आपको दो लाइनें गिवन होंगी बच्चों। अगर वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन है तो टू लाइंस आपको कैसे गिवन होगी, जैसे सपोज करो ये फर्स्ट लाइन आपकी और सेकंड लाइन बच्चों आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। अब इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला है बच्चों b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड एंड b2 का मैग्नीट्यूड। अगर थीटा 90 डिग्री आ जाए तो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हो जाएंगी, और अगर थीटा 0 डिग्री आ जाए तो दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। परपेंडिकुलर का एक और नेम है यहाँ ऑर्थोगोनल। ठीक है, काफी बार एग्जाम्स में ऑर्थोगोनल वर्ड यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, अच्छा यही फॉर्मूला अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन कैसे होंगी बच्चों? देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था,
x माइनस x1 अपॉन, सपोज करो a1 है, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो b1 और यहां z1 c1। अच्छा, इस फॉर्म में अगर लाइन हो तो आप ये ध्यान रखें एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ऊपर देखो ये +1 होना चाहिए। हालांकि कोफिशिएंट 1/a1 ये सब दिख रहे हैं आपको, पर आप ऊपर ध्यान दीजिए यहाँ कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है तो पहले उसको इस फॉर्म में चेंज किया जाए, तब जितने भी हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं वो तब अप्लाई किए जाएंगे बच्चों, ठीक है। सेकेंड लाइन आपके पास होगी x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। अब आपको इन दोनों के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है बच्चों, तो एंगल का फॉर्मूला cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन के लिए a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यह है एंगल बिटवीन टू लाइन। कार्टेशियन फॉर्म में लाइन हो तो इस तरह से आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, या अगर यहां परपेंडिकुलर की कंडीशन की बात करें हम लोग तो थीटा 90, इट मीन्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ जाएगा तो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। और बच्चों अगर इन डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इक्वल आ जाए या ये दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएं तो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल। जैसा मैंने कोलिनियर की कंडीशन आपको अभी एक्सप्लेन की थी थोड़ी देर पहले बच्चों, है ना। तो इस तरह से आप दो लाइनों के बीच में एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा टू लाइंस के बीच में, उसकी बात करते हैं। देखो बच्चों, डिस्टेंस टू लाइंस के बीच में कैसे कैलकुलेट किया जाए, पहले इसकी बात करते हैं। देखो ये दो लाइनें हैं, अगर ये एक प्लेन में लाइन है, कोप्लेनर लाइंस है, तो कोप्लेनर लाइनों के बीच में डिस्टेंस तभी कैलकुलेट किया जाएगा जब वो दोनों लाइनें पैरेलल हों। अदरवाइज वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा जहां वो इंटरसेक्ट करेगी बच्चों। तो अगर लाइनें कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में है, तो पैरेलल होना नेसेसरी है उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। पर अगर दो लाइनें नॉन कोप्लेनर हैं, उन्हें कहते हैं स्क्यू लाइंस, तो ऐसी सिचुएशन में उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक लाइन इस तरफ से जा रही हो और एक लाइन इधर से आ रही हो, तो जहां दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करेगी ना, उसी समय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन है वो इन दोनों लाइनों पे कैसी होंगी, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यहां बात की जा रही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ओके। तो अगर आपको वो दोनों लाइनें वेक्टर फॉर्म में हो, वैसे तो आप किसी भी फॉर्म में हो, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, फिर भी मैं वेक्टर फॉर्म के लिए वेक्टर फॉर्मूला लिख रहा हूं और कार्टेशियन के लिए कार्टेशियन वाला। अगर वेक्टर फॉर्म में वो दोनों लाइनें गिवन हो, इस तरह से गिवन होंगी, और इनके बीच का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बच्चों, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, राइट। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाए बच्चों यहां पर, तो ये 0 तभी होगा जब ये दोनों एक ही प्लेन में लाइन हो। तो हम कह सकते हैं कि जो ऊपर लाइंस हैं, अबव लाइंस आर कोप्लेनर, एंड इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट भी कर रही है, तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है।
ओके बच्चों, तो आपने देख लिया अगर दो लाइनें एक दूसरे को कट करती है या कोप्लेनर है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ बच्चों, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर। अब मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म में इसी फॉर्मूले को एक्सप्रेस करता हूं बच्चों। इसी फॉर्मूले को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, देखो जैसे सपोज करो फर्स्ट लाइन आपकी x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 एंड इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। और सेकेंड लाइन आपकी है बच्चों x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है इनके बीच का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड यहां पर z2 माइनस z1। सेकेंड रो में बच्चों डायरेक्शन रेशियो आएंगे और थर्ड में a2 b2 c2 और डिनोमिनेटर में बच्चों जो एक्सप्रेशन है देखो आप उसे लर्न कैसे करेंगे, आप इसका एक्सपेंशन कीजिए तो क्या बचेगा, b1 c2 माइनस b2 c1 इसका होल स्क्वायर। ये केवल मैं लर्न करने के लिए ऐसे बता रहा हूं, एक्सपेंशन का सहारा ले रहा हूं, बाकी नहीं तो फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। प्लस इधर देखो एक्सपेंशन के लिए ये चार टर्म बचे तो आप क्या लिखेंगे, a1 c2 माइनस a2 c1 और थर्ड टर्म बच्चों इधर से एक्सपेंड किया तो a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। और वही ये ऊपर वाला डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 एंड लास्ट c2। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो दोनों लाइनें कैसी होंगी, कोप्लेनर एंड इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर। अच्छा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों, मैं इसलिए यहां मॉड लगाता हूं और यूनिट्स। कभी जैसे इस बार जेई में क्वेश्चन आए 23 में, उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन था और इसमें से कुछ मिसिंग टर्म कैलकुलेट करनी थी बच्चों, तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को दोनों साइन लेकर सॉल्व करना था, प्लस माइनस। कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे थे जिन्होंने प्लस साइन लेकर सॉल्व किया और जो ऑप्शन था वो ऑप्शन में था नहीं, जो माइनस को साइन लेकर अगर इसे सॉल्व किया जाएगा तो वो ऑप्शन मिल रहा था। तो आप लोगों को दोनों साइन लेकर सॉल्व करना चाहिए, है ना, क्या पता कौन सा ऑप्शन में अवेलेबल हो, तो ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे में यहां भी बच्चों मॉड लगा देता हूं, देखो मैंने यहां मॉड लगा दिया, आप लोग समझ जाना ये मॉड्यूलस का साइन है। क्लियर। ओके। अच्छा, अब मैं आपको किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका कंसेप्ट समझाता हूं, ठीक है ना। देखो बच्चों, ये आपकी एक लाइन है और इस पॉइंट से आपको इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सब लोग देख पा रहे हैं ना, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है उस परपेंडिकुलर का ये फुट ही तो है बच्चों, इसे कहेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और इस पॉइंट का जो यहां से डिस्टेंस, फॉर्मूले से जो डिस्टेंस निकाला जाएगा वही हो गई आपकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। समझ गए। और सपोज करो ये लाइन मिरर है, एज ए मिरर ये वर्क कर रही है, ये ऑब्जेक्ट है और नीचे वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मिरर के केस में नीचे क्या बनेगी, इसकी इमेज। तो हम लोग इमेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस लेंथ को भी
कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, हम उन क्वेश्चनों में इसे समझेंगे बच्चों, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो बच्चों, ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। एस बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा, ओके, फॉर विच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन इज 13। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, तो मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा है, आप सभी मेरे संग सॉल्व कीजिए। देखो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और गिवन है इसलिए दोनों साइन ले रहे हैं, प्लस और माइनस, ओके। आप लोग सभी साथ में सॉल्व कीजिए। डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1, x1 है प्लस लैम्बडा, x2 है माइनस लैम्बडा, y1 है बच्चों 3 और y2 है 0, z1 है -6 और z2 है +6, तो ये 12 हो जाएगा। इधर 0 4 1 एंड 3 -4 0। क्लियर बच्चों। और नीचे मैंने आपको लर्न कैसे करवाया बच्चों, उसी तरह से आप यहाँ अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको लर्न करवाया है। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो दिस माइनस दिस, तो ये बचेगा 4 का स्क्वायर, राइट, प्लस अब कंटिन्यू कीजिए 0 -3, तो 9 हो गया बच्चों, और लास्ट में ये 0 और ये 12 हो गया बच्चों, ओके, तो 12 का स्क्वायर। तो देखेंगे आप ये भी 169 हो गया बच्चों, 13 हो गया वहां भेजने पर, प्लस माइनस 169। अब ऊपर इनका एक्सपेंशन कीजिए आप, तो वही 4 जो नीचे आया है बच्चों, माइनस का 3 -3 प्लस 12, और देखो ये -12 बचेगा बच्चों, तो प्लस माइनस 169 इक्वल टू -8 लैम्बडा प्लस का 9 माइनस का 144। क्लियर है बच्चों आप सभी को। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ये हो गया 0 -3, ओके, तो +9 हो गया, और इधर देखो 0 और ये हो गया बच्चों 12 माइनस का 12, तो ये 144 हो गया। क्लियर। प्लस माइनस 8 लैम्बडा इधर ले आते हैं हम लोग, और इसे सॉल्व करके लिखिए 135 माइनस का 135। क्लियर है बच्चों। और ये प्लस माइनस इधर आके वही माइनस प्लस लगा लो, प्लस माइनस लगा लो, दोनों साइन लेके सॉल्व कर रहे हैं हमें फाइनली। तो एक बार अगर नेगेटिव साइन लें हम लोग तो -135 -169, और अगर पॉजिटिव साइन लें तो 169 -135। इसे सॉल्व करने पे क्या बचेगा देखो आप सभी देखिए, 34, ओके, 34। और यहां क्या बचेगा बच्चों देखो 8 लैम्बडा, कितना बचेगा माइनस का 4 0 और 304। क्लियर है। फिर से चेक कर लीजिए, ये 4 हुआ 0 और ये 304, और उधर कितना हुआ फिर से देख लो बच्चों, 4 और 3 34। क्लियर। एक बार आप फिर से इसकी कैलकुलेशन को फिर से देख लीजिए, है ना। अच्छा अब आगे की बात सुनिए। अब यहां से लैम्बडा की वैल्यू निकलेगी, पहले लैम्बडा की वैल्यू का क्या करेंगे हम, सम करेंगे। सम करने के बाद उसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। पहले लैम्बडा की वैल्यूज क्या क्या करेंगे, सम करेंगे, फिर उसका मॉड्यूलस, और फिर 8 से मल्टीप्लाई, है ना। इस कैलकुलेशन को फिर से एक बार चेक कर लीजिए, है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने मेथड समझा दिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कैसे अप्लाई करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से आया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। करिए, अब आप लोग करिए इस क्वेश्चन को, मैं भी करता हूं, आप लोग भी सॉल्व कीजिए। यहां ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको 9। क्लियर हो गया आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन। इस साल काफी सारे क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हैं बच्चों, है ना। आप तो ऐसे समझो स्ट्रेट लाइन पर 50% या उससे ज्यादा क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है, स्ट्रेट लाइन पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर प्लेन का यूज आ रहा है, देखो, इसलिए इसे स्किप कर रहे हैं। अब ये डिलीट हो चुका है प्लेन टॉपिक। फिर से एक और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग अपने आप कर सकते हैं इसे सॉल्व, है ना। मेथड आप सीख चुके हैं ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। यहां भी प्लेन, ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो मैं इसका कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं। वन वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेलोपाइड, इसका मतलब क्यूबॉइड हो गया बच्चों ये एक, इज एट द ओरिजिन एंड द लेंथ ऑफ इट्स एजेस अलोंग एक्स वाई जेड एक्सेस आर 3, 4, 5। अगर आपको इसे ड्रॉ करना हो बच्चों तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। ये वर्टेक्स हो गया एक ओरिजिन और इसके एजेस गिवन है 3, 4, 5। ये 3, ये 4 और ये 5। तो आप इन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज करो ये D हो गया, ये E, ये F, और जो आपको P पॉइंट गिवन है वो P पॉइंट आप सपोज कर लो ये P पॉइंट है। राइट बच्चों, ये P पॉइंट आपको गिवन है 3, 4, 5। अब आगे पढ़िए। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल, तो पहले तो हम डायगोनल OP कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। डायगोनल OP, तो लाइन की इक्वेशन सबको कैलकुलेट करनी आती है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c।
तो यहां पर ओरिजिन भी पॉइंट पता है और पी भी पॉइंट पता है, तो x1 y1 z1 आप चाहे तो ओरिजिन को ले सकते हैं या p पॉइंट को ले सकते हैं। तो x माइनस 0, y माइनस 0 एंड z माइनस 0, और नीचे डायरेक्शन रेशियो, इन दोनों पॉइंट को माइनस करके डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं p पॉइंट में से ओरिजिन को, तो वही आएगा p पॉइंट जो है 3, 4, 5। ये ओपी लाइन आ गई आपके पास। एंड द एज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल एज, देखो वाई एक्सिस के पैरेलल, जेड एक्सिस के पैरेलल एज, जेड एक्सिस के पैरेलल एज। ओके, तो जेड एक्सिस के पैरेलल एज है बच्चों, है ना, तो पैरेलल है तो आप समझ गए डायरेक्शन रेशियो तो सेम होंगे, पर वो लाइन पास किससे हो रही है वो पॉइंट पता नहीं है। आगे क्वेश्चन में मेंशन और है, नॉट पासिंग थ्रू ओ और पी, वो ओ या पी इनसे पास नहीं होगी बच्चों, है ना। तो अगर मैं जेड एक्सिस के पैरेलल एज की इक्वेशन लिखता हूं, अच्छा वो पैरेलल एज और होनी चाहिए जेड, देखो जेड एक्सिस आपको कौन सी दिख रही है, ये वाली, आप इस तरह से समझ लो ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो इसके पैरेलल लाइन कैसे बनेगी, इसी तरह से बनेगी, या तो वो ए से पास होगी या वो डी से पास, जो भी ये जेड एक्सिस है बच्चों, ये जेड एक्सिस एक्चुअली में पैरेलल किसके होगा बच्चों, किस चीज के पैरेलल कहोगे आप इसे, एक्स वाई प्लेन के तो परपेंडिकुलर कहोगे इसे आप, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कहेंगे जेड एक्सिस को, ठीक है ना। तो इसके पैरेलल लाइन जहां से भी बनेगी वो इस एक्स वाई प्लेन के अंदर ही बनेगी, एक्स वाई प्लेन के अंदर ही बनेगी। डायरेक्शन रेशियो तो हमें पता है जेड एक्सिस के 0, 0, 1, पर ये किस पॉइंट से पास होगी ये पता करना ज्यादा जरूरी है। तो ये इस प्लेन पर ही पास होगी, पर ये किस पॉइंट से पास होगी, तो आप कह सकते हैं ए पॉइंट से भी पास हो सकती है, डी पॉइंट से भी पास हो सकती है और बी से भी हो सकती है ना। तो आप इसकी इक्वेशन x माइनस लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, x माइनस पॉइंट अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, डायरेक्शन रेशियो हो गई 0, 0, 1। अब ये जो पॉइंट है ना, या तो आपको ए पॉइंट लेना है, ए पॉइंट कितना होगा बच्चों 3, 0, 0, बी पॉइंट कितना होगा 0, 4, 0, और डी पॉइंट कितना होगा 3, 4, 0, 3, 4, 0, ये 0। तो एक बार आपको ये पॉइंट यहां लेकर फिर इनके बीच का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, या इस पॉइंट को लेकर डिस्टेंस देखना पड़ेगा, या लास्ट इस पॉइंट को लेकर डिस्टेंस देखना पड़ेगा, फिर जिससे आपका आंसर आए उस आंसर को आपको टिक करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आप इसका रीजन समझ गए ना, जो एज है वो पैरेलल टू क्या है जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो आप इसमें यह भी देख सकते हो कि एज कौन सी है पैरेलल टू जेड एक्सिस, इसमें कौन सी एज आपको दिख रही है जो जेड एक्सिस के पैरेलल है। देखो अपन 3D में डायग्राम देखें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो कंफर्म हो जाएगा। देखो इसके पैरेलल एज कौन सी है, ये वाली एज भी है, ये वाली एज भी है और ये वाली एज भी है ना। जेड एक्सिस के पैरेलल ये वाली एज भी, अच्छा ये ओपी पॉइंट ओ ये रहा, तो आपको इस एज को तो जेड एक्सिस को तो छोड़ना है, और पी पॉइंट कहां है आपका, वो ऊपर की ओर, तो उस एजेस को भी छोड़ना है आपको। तो आप जो एजेस लेना चाहते हैं जेड एक्सिस के पैरेलल, या तो वो इस एज को ले सकते हैं या इस एज को ले सकते हैं। ये वाली एज कौन सी हो गई आपकी, या तो ये वाली एज हो गई आपकी बच्चों ए, ये पॉइंट आपका ए है ना, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका ओरिजिन, ये ए, और ये पॉइंट हो गया आपका ई। तो या तो ए को एज लेकर कर सकते हैं आप लोग, ए को एज लेकर कर सकते हैं, या दूसरा हो गया आपका ये वाली एज जो है आपकी, ये एज हो गई आपकी बी एफ, या इसकी इक्वेशन की जगह आप या तो ए की इक्वेशन बनाकर इस क्वेश्चन को कर लो,
या BF लाइन की इक्वेशन बनाकर कर लो आप, ये ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। फिर से आप रीड करो, ऐसी एज आपको चाहिए जो जेड एक्सिस के पैरेलल हो। आप 3D में इसका डायग्राम अपने रूम में आप सोचिए, जेड एक्सिस कहाँ है और उसके पैरेलल एजेस देखिए कौन सी है, पर वो ओ ओरिजिन और पी से पास नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपने आप मिलेगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग AE और BF, ये दोनों एजेस ऐसी हैं जो जेड एक्सिस के पैरेलल है, जो आपको यहां विजिबल नहीं है इस डायग्राम में, और P पॉइंट से पास नहीं हो रहे, ना ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ऐसा आप सोचकर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये लास्ट हम और समझेंगे आज। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जैसे ये पॉइंट आपका 205 और ये आपकी लाइन है बच्चों x प्लस 1/2 y माइनस 1/5 एंड z प्लस 1/-1। तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है Q पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन इनकरेक्ट है, कौन सा रिलेशन इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस पॉइंट को कैलकुलेट कीजिए, इसको लैम्बडा के इक्वल एज्यूम कर लो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया आपको। अब x की वैल्यू मिलेगी 2 लैम्बडा माइनस 1, राइट। y की वैल्यू मिलेगी 5 लैम्बडा प्लस 1 और z की वैल्यू माइनस लैम्बडा माइनस 1। क्लियर बच्चों। तो ये Q पॉइंट आ गया आपके पास। अब ये लैम्बडा की टर्म्स में अगर आप यहां लैम्बडा कैलकुलेट कर लेंगे तो Q पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब कैसे कैलकुलेट करें बच्चों, आप देखो ये जो PQ लाइन है वो इस लाइन पर कैसी है, परपेंडिकुलर। तो यहां पर PQ के डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ लाइन x2 माइनस x1 2 लैम्बडा माइनस 3 y2 माइनस y1 5 लैम्बडा प्लस 1 एंड z2 माइनस z1 माइनस लैम्बडा माइनस 6। तो डायरेक्शन रेशियो PQ के आ गए बच्चों ये, और डायरेक्शन रेशियो लाइन L के कितने हैं 2 5 और माइनस 1। अब दोनों में लगाएंगे हम परपेंडिकुलर की कंडीशन, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब आप इससे लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए बच्चों। देखो 30 लैम्बडा 6 से 6 गया इक्वल टू -5, तो लैम्बडा की वैल्यू आई -1/6। क्लियर। अब इस वैल्यू को आप यहां पुट कीजिए तो आपको Q पॉइंट मिलेगा, लैम्बडा की वैल्यू -1/6, तो -1/3 -1, यहां पुट कीजिए 1/6, तो -5/6 प्लस 1, और लास्ट यहां पुट कीजिए 1/6 -1, तो ये पॉइंट मिलेगा आपको माइनस का 4/3 प्लस 1/6 और माइनस का 5/6। तो ये आपके पास अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। अब इन वैल्यूज को यहां पर रख के देख सकते हैं आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। आई होप आपको आज के इस पास्ट ईयर के क्वेश्चन से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस का नीचे लिंक गिवन है। ओके बच्चों, इस थ्योरी का और क्वेश्चंस का मैंने लिंक हमारे चैनल पर है, तो आप लोग उसे लिंक पे क्लिक करके आप लोग क्वेश्चंस को और थ्योरी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और जो भी आपको मटेरियल चाहिए आप वहां से ले सकते हैं बच्चों। थैंक यू। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए नीचे लिंक है, आप उसे क्लिक करके डिटेल्स जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं बच्चों।